नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। 2017 के एक पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में 21 से 40 क्वेश्चन है, पिछले पेपर्स की तरह ही। देखिए आसानी से इनको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणी दिख रहा होगा आपको, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अरे ये तो पेपर ही गलत आ गया थोड़ा यार, 2017 का थोड़ी है ये पेपर। ये और लफड़े में यार पेपर के बड़े देख दाग के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से आरजेसी ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ में ही 2017 का जो सेकंड पार्ट बचा है क्वेश्चन का उनको सोल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणी यानी विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? मैंने पिछले पेपर्स में भी आपको बताया था एक बार। विद्युत ऋणता याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है फोन बराबर डॉन, यानी ये तीन तत्व पीरियोडिक टेबल के डॉन है। विद्युत ऋणता के मामले में डॉन क्या होता है? जो कहीं से माल लूट के लाए। तो ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूट के ही लेके आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना ही विद्युत ऋणता कहलाती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है पूरी आवर्त सारणी में, होल पीरियोडिक टेबल में होती है फ्लोरीन की। उसकी वैल्यू होती है 4। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। उससे कम होता है ऑक्सीजन, बीच में कार्बन भी होता है, फिर आता है नाइट्रोजन। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है सबसे अधिक, और वो ऑप्शन में दिख रहा है सोडियम, जो कि नहीं हो सकता, मैंने पहले बता दिया। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो सोडियम नहीं होगा। सेकंड है ब्रोमीन भी नहीं होगा, फिर आपको फ्लोरीन ही दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या है? सही। और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है। सबसे अधिक पूछा तो सबसे अधिक किसकी होती है बेटा? विद्युत ऋणता फ्लोरीन की। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व फ्लोरीन है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा क्या होगा? फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Fe2+ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निम्न में से किसके समान नहीं है? इसके लिए हमको पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, ऑप्शन पे नहीं जाएं। Fe आता है 26, इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख रहा हूं आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। बेटा 26 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ पे लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आए, तो हम थ्योरी सेशन चालू करने वाले हैं। थ्योरी सेशन जैसे चालू होगा आपको छोटी मोटी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पीरियोडिक टेबल बना, वो सारा करा दिया जाएगा। अभी तो आप एक क्वेश्चन को देखें। इस Fe पर इसने लगा रखा 2+ का 2 चार्ज लगाया हुआ है। तो काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ आपको, जब भी प्लस का चार्ज लगता है तो इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोष से। बाह्यतम कोष कौन सा है इसमें? 1 2 3 4, चौथा। ये सबसे बाहरी कक्षा थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम हटा देंगे। अब बच गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बच गया। इसके बाद अब कह रहा है कि 4 विन्यास और दिए हुए हैं, तो किसके समान इसका विन्यास नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नियोन। p इलेक्ट्रॉन देखो इसके बराबर है क्या इसमें? p कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो नियोन आता बेटा 10 नंबर पर, दिया हुआ होगा इसने नंबर 10 दिया हुआ। परमाणु क्रमांक 1s2, 2s2, 2p6 भी इसका विन्यास हो गया। अब इसमें p इलेक्ट्रॉन इसके देखो 2p6, 2p6 सेम है क्या? ये तो समान है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किसके समान नहीं है। आगे चलें। s इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम आता बेटा 12 नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। s इलेक्ट्रॉन, ये रहे s इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3s2 सेम है, 1s2, 1s2 सेम, ये भी समान है। तो आगे चलें फिर। Fe के d इलेक्ट्रॉन, Fe तो यही है, ये रहा d इलेक्ट्रॉन, इसमें d6 है, और Fe का विन्यास करोगे तो भी क्या आएगा? d6 आएगा ही आएगा। ये भी समान है। तो 3 ऑप्शन तो अपने समान दिख रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। p इलेक्ट्रॉन Cl के,
Cl आता है बेटा 17 नंबर पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये वाला p तो समान है इसका 2p6 2p6, लेकिन ये p देखो यहां पर तो है p6, इसके में आया p5, ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आंसर हमारा यही हो गया। क्वेश्चन यही कह रहा था Fe+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके समान नहीं है, इसके समान थी, इसके समान थी, इसके समान थी, इसके समान नहीं आई। Cl में यहां पर 3p5 आ गया, इसके यहां पर था 3p6, ये सेम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बेटा डी, ये हमारा आंसर करेक्ट है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु कर्म मेटलर्जी में जिसमें धातु फ्यूज्ड अवस्था में प्राप्त होता कहलाता है। फ्यूज्ड यानी गलना, गलता कब, जब प्रगलन होता है, प्रगलन की क्रिया में धातु गल जाती है, फ्यूज्ड अवस्था में प्राप्त हो जाती है, और गलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो हमारे यहाँ पे स्मेल्टिंग लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ये। स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रगलन, कभी कभी हिंदी में भी आ सकता है प्रगलन, और वैसे लोहे के धातु क्रम में इसको यूज लिया जाता है। तो प्रगलन हमारा आंसर सही हो गया, यानी स्मेल्टिंग हमारा आंसर ठीक। आगे चलें। कौन सा पदार्थ ड्राइंग और टेनिंग उद्योग में मोर्डेंट यानी रंजक होता है, मोर्डेंट किस की तरह काम आता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो एक रंजक के काम आता है। ये हमने 12th क्लास में लेसन है हमारा केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, उसमें मोर्डेंट रंजक को देखना पड़ेगा। मोर्डेंट रंजक में जो जो एग्जाम्पल है वो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से शून्य ऑक्टेन नंबर किसको दिया गया है? बेटा ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी ईंधन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको मापने का अंक दिया हुआ है, वो अंक है 0 से लेकर 100 तक, तो इसको ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। जिस ईंधन का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है उसकी दहन क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत उतनी ही ज्यादा होती है। तो 0 के लिए स्टैंडर्ड माना गया नॉर्मल हेप्टेन, और 100 के लिए दिया गया है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है। तो हमारा क्वेश्चन था शून्य ऑक्टेन नंबर किसका होता है? नॉर्मल हेप्टेन का। बी आंसर हमारा राइट। आगे चलें। CO2 के कितने मोल होंगे जिसमें 16 ग्राम O2 हो? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखें आगे। कह रहा है 16 ग्राम O2 है, CO2 में क्या है बेटा? 16 ग्राम O2। तो पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कार्बन कितने ग्राम है। 16 ग्राम O2 से दी हुई है, कार्बन कितने ग्राम है, तो देखो इसका अणुभार के आधार पर निकाल लेंगे। कार्बन का भार है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, देख 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 32, 12 कार्बन है 32 ऑक्सीजन है, लेकिन इसे कितनी देर की 32 से 16 यानी जस्ट हाफ। तो ये 16 दे रखी है यानी आधी कर रखी है, तो ये भी क्या होगी आधी, ये 6 ग्राम हो गई। हमें पता चल गया अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 6 ग्राम क्या हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन। ये दोनों का वेट आ गया। अब को क्वेश्चन बताना है मोल, कितने मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, भार बटा अणुभार, मोल निकालने का फॉर्मूला। तो भार निकाल लो कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 और 16 22 ग्राम है, ये तो हो गया वेट। और अणुभार कार्बन डाइऑक्साइड का था 44, 12 32, 44 का भाग 22 में देंगे तो हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 मोल प्राप्त होंगे। हमारे ऑप्शन देखो कहां पे लिखा हुआ 0.5, ये रहा ए। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल इसके अंदर होंगे। आगे चलें। पीतल किसकी मिश्र धातु है? सबको ध्यान होगा, याद रखते हैं सब, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर को कॉपर और जिंक, और हिंदी में बोलते हैं कॉपर को तांबा और जिंक को बोल देते हैं जस्ता। सूत्र ये रहा, नाम ये रहे। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबे और जस्ते की। याद रखने वाली चीजें हैं। तो सी आंसर हमारा सही हुआ। आगे चलें। आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या होगा? आयनिक त्रिज्या पढ़ाएंगे थ्योरी सेशन में, वैसे अभी बता देता हूं। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है आयनिक त्रिज्या उतनी ही घट जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको 3 दिया हुआ है, एन पर इसमें सही नहीं लिखा हुआ, -3 चार्ज है, ओ पर -2 चार्ज है, एफ पर -1 चार्ज है, और सोडियम पर +1 चार्ज। मैंने भी आपको बता ही दिया कि जितना ज्यादा माइनस आकार उतना ही बड़ा। एक ही आवर्त क्यों होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन लगती है। तो कंडीशन लग गई हमारे पास, एक ही आवर्त के तत्व है ये। माइनस किस पे ज्यादा? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का आकार सबसे बड़ा है, इसका इससे छोटा, इसके इससे छोटा, सबसे छोटा किसका है बेटा? सोडियम का। तो ये क्रम कहां दिया हुआ? नाइट्रोजन का सबसे बड़ा।
तो दो ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन को सबसे बड़ा बता रखा था, इन दोनों में से आंसर कुछ होगा। ये तो गलत हो गया सी, ये भी गलत हो गया सी। अब दो में से कौन सा सही है? n-3 सबसे बड़ा और Na+ सबसे छोटा। Na+ को यहां दिया हो सबसे छोटा, तो यही आंसर हमारा राइट, ये करेक्ट आंसर, और बाकी आंसर सारे गलत है। तो आयनिक त्रिज्या में ये ध्यान रखना आपको हमेशा, जितना ज्यादा माइनस आकार उतना ही बड़ा। आगे चले, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी, अभी पहला क्वेश्चन था विद्युत ऋणी, अब है विद्युत धनी, जस्ट अपोजिट होता है। विद्युत ऋणी जो तत्व है हमेशा पता होगा, नीचे चलने पर विद्युत ऋणता क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। विद्युत ऋणी तत्व यानी विद्युत ऋणता घटती है, और इसका अपोजिट होता है विद्युत धनता, तो विद्युत धनता क्या हो जाएगी? बढ़ती। तो ये तत्व कहां के? पहले वर्ग के हैं, सबको पता होगा। ये तत्व फर्स्ट वर्ग के, इसमें चार ऑप्शन है, एक तो Na है, एक पोटेशियम है, एक कैल्शियम सेकेंड वर्ग का भी दे दिया यहां पर, एक यहां से लिया गया तत्व है, और एक ये सीजियम, चार ऑप्शन। तो नीचे चलने पर विद्युत धनता पूछ रहा है, विद्युत धनी बढ़ती है, तो सबसे नीचे तत्व कौन सा बेटा? यहां पर सीजियम, ये यहां रह गया, ये यहां। तो नीचे चलने पर विद्युत धनी तत्वों की विद्युत धनता बढ़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व हो गया सीजियम। डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आयनिक गुण किसमें ज्यादा है? वही जिसमें विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा हो। एक दे रखा HI, एक दे रखा HF, एक दे रखा HCl और एक दे रखा HBr। H तो सेम है, ये रहे, इनमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? सबसे F की, जो भी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, कुछ 4, बाकी सबकी कम होती है। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है उसमें आयनिक गुण उतना ही ज्यादा होता है, तो HF में आयनिक गुण सबसे ज्यादा है, तो बी आंसर हमारा सही हुआ। फिर न्यूमेरिकल आया, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक ऊर्जा, ठीक है, फर्स्ट मूल अवस्था मतलब होता है पहली कक्षा, प्रथम कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, और दूसरे से तीसरे कक्षा में कूदना कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? जो कक्षा का सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र होता है n² इंटू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है एनर्जी निकालने का। हाइड्रोजन परमाणु सेम है, कक्षा दूसरे से तीसरे, तो ये तो सब कैंसिल, कक्षा पकड़ लो बस खाली अपन। दूसरी कक्षा से z का मान क्या हो गया? 2, और 2 का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है तो 4, डिफरेंस निकाल लेंगे। तीसरी कक्षा हो गया 3 का स्क्वायर 9, और मूल अवस्था में एनर्जी दे रखी है इसकी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x किलो जूल, ठीक है। सोल्व करें, एलसीएम लो भैया, 36, 4 9 36 936, तो आ गया 5, 9 में से 4 गया तो x यहाँ है 5x/36 किलो जूल, ये एनर्जी आ जाएगी। ये अगर ऑप्शन में है तो हमारा, हाँ पहले ऑप्शन में बेटा 5x, ये रहा 5x/36 किलो जूल, तो ये हमारा आंसर सही हुआ ए। C4H8 एल्कीन है, कितने अधिकतम समवायु बनेंगे? 4 कार्बन के एल्कीन है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि एल्कीन है। एक तो ये बन गया बेटा नंबर 1 पर 1 एल्कीन, एक 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा देंगे 2 एल्कीन, 2 बन गए समवायु। एक इसका संपक्ष विपक्ष वाला, क्योंकि सिस और ट्रांस बन सकते हैं कार्बन में जब भी डबल बॉन्ड होता है तब, तो एक तो बन जाएगा सिस, यूं लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो हो गया बेटा समपक्ष। एक विपक्ष बना दें इसका CH3 CH को नीचे कर दें, इस H को ऊपर हो, ये विपक्ष, दोनों इधर भी डिफरेंट इधर भी डिफरेंट, ये हो गया विपक्ष। 3 बन गए, 4 बन गए, 1 2 3 4, और एक ये भी हो सकता है इसका, कार्बन यहाँ लिख के डबल बॉन्ड यहाँ लगा, प्रोपीन हो गई 2 मेथिल प्रोपीन, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो भी नाम यही आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो भी नाम यही आएगा। इससे ज़्यादा समावय भी हम इसके नहीं बना सकते। तो ये हो गया 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, और ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो बन गए बेटा 1 2 3 4 5 समावय भी, यानी ए आंसर हमारा ठीक है। तो 5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं C4H8 की। आगे चलें, IUPAC नाम बताना बेटा इसका, इसको लिख सकते हैं अपन CH3 2 बार होल ट्वाइस, तो ये लिखते हैं CH3, फिर C पर डबल बॉन्ड है,
फिर CH है और CH के बाद COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नाम के लिए बता रखा आपको, पहले चैन बनाते हैं, चैन में फंक्शनल ग्रुप लेंगे अगर कार्बन है तो। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन था, इसे चैन में इसको ले लिया। नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, CH3 बोलते हैं, मिथाइल या मैथिल। फिर आगे चलेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड है तो 2 नंबर के बाद आ रहा है तो 2 इन, और इसका जो अनुलग्न होता है सफिक्स होता है ओइक। ये इसका IUPAC नाम है। ये ऑप्शन देखो कहाँ लिखा हुआ है 3 मिथाइल, इन 2 ऑप्शन में लिखा हुआ 3 मिथाइल, यानी ये तो गलत है, ये भी गलत है, बच गया 2। आगे देखें 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, और ब्यूटेनोइक कितना नंबर है 2 नंबर पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। तीसरा आंसर सही है, ये भी गलत था। तो ये IUPAC नाम, और IUPAC नेम वापस अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे बाद में। अभी तो हम पेपर सेशन चल रहा है, क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं, अभी थ्योरी सेशन जैसा लोग आपको IUPAC वापस पढ़ाई जाएगी। आगे चले, KP व KC में सही संबंध है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पिछले पेपर में रिपीट हुआ है। तो KP बराबर KC, RT की पावर होती है बेटा डेल्टा N, ये रिलेशन होता है इसके अंदर। रिलेशन कैसे आता है, वो डेरिवेशन है, वो तो कभी पढ़ाएंगे जब बता देंगे। अभी तो आपको ध्यान रखना KP KC रिलेशन ये है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिखा हुआ आपको, KP बराबर KC इंटू RT घात डेल्टा, ये दिखा हुआ है KP बराबर KC इंटू RT। डेल्टा या मिसप्रिंट है, डेल्टा लगाना बहुत जरूरी है। और कोई ऑप्शन इससे मिलता हुआ दिख नहीं रहा, या तो N है ही नहीं। तो सबसे जो बेटर ऑप्शन लिख रहा है, सबसे सही आंसर दिख रहा है, वो दिख रहा है हमको C। तो हमारा आंसर हो गया C। आगे चले, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से, बेटा लवण कई प्रकार के बनते हैं। 2 प्रबल अम्ल भी हो सकता है, प्रबल क्षार। एक तो होता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से, एक होता है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से, एक होता है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से, एक होता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से। 4 प्रकार के लवण होते हैं। इन चारों के लिए पीएच निकालने के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अभी तो हमारे पास है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना भी तो आपको। और एसिड बेस रिलेशन जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे क्यों हुआ ये फॉर्मूला, अभी समय खराब नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है, तब ये आंसर होगा। जैसे चेंज हो जाते हैं वैसे यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। आगे चलें, ये पहले बता दिया मैंने आपको, पीएच बढ़ने पर सांद्रता कितनी बढ़ती है, सांद्रता बढ़ने पर पीएच कितना बढ़ता है, रिलेशन आता है। तो हमेशा उस दिन बताया था मैंने आपको, जब 10 गुना सांद्रता बढ़े तो पीएच की 1 इकाई में वृद्धि हो जाती है। यानी सांद्रता तो बढ़े 10 गुना, सांद्रता कितने गुना बढ़े बेटा 10 गुना, तो पीएच कितना गुना बढ़ जाएगा 1 इकाई। 10 गुना का मतलब अगर 10 से 100 हो जाए, ये 10 गुना बढ़ गया, 10 का 10 गुना 100, तो पीएच 2 से कितना हो जाएगा 3। पीएच की 1 इकाई बढ़ती है और सांद्रता की वृद्धि होती है 10 गुना, तब जाके 1 इकाई बढ़ती है। अब क्वेश्चन देखो, पीएच 2 और 4 कितनी इकाई में डिफरेंस आ रहा है, 2 इकाई में। 4 से 3, 3 से 2, 1 इकाई का मतलब 10 गुना, 2 इकाई का मतलब 100 गुना, 3 इकाई का मतलब 1000 गुना। तो 2 इकाई में अंतर आ रहा है, कितना गुना हो जाएगा 100 गुना। तो सांद्रता में वृद्धि होगी 100 गुना वृद्धि होगी बेटा सांद्रता में, क्योंकि 2 इकाई बढ़ रही है यहाँ पर। 2 इकाई बढ़ते सांद्रता में कितनी वृद्धि होती है 100 गुना। आगे चले अगले क्वेश्चन पर, क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था में क्या परिवर्तन होगा यदि, ये बेटा 2 यौगिक हैं, बीच में डायरेक्शन ये साइन लगना चाहिए था, इधर से उधर चलने पर कितना परिवर्तन हो ऑक्सीजन अवस्था में। तो निकाल लेंगे, ऑक्सीजन अवस्था सिखाई होगी आपको। के की हो गया +2 चार्ज, 1 के पर +1 चार्ज, 2 के पर +2। क्रोमियम की फाइंड करनी है तो क्रोमियम की मान लेंगे 2x, जिसकी फाइंड करनी उसकी x और 2 है इसलिए 2 लगा दिए। ऊपर होता -2 चार्ज, तो हो गया -14 = 0। सोल्व करेंगे 2x = 12 हो गया ये, तो x = आ गया 6। यानी इस वाले यौगिक में क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है 6। उधर देखें K2CrO4 में K2 यानी वही +2, पर Cr 1 है वहां पर, इसलिए लिख देंगे ओनली x, और ऊपर -8 हो जाएगा क्योंकि 4 O है। तो ये हो गया x = 6, ये भी 6 आया। यहां भी ऑक्सीजन होता क्रोमियम कितनी है 6। तो क्या परिवर्तन हुआ, शून्य परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बी आंसर हमारा सही हुआ। 6 से 6 परिवर्तन हुआ ही नहीं। आगे चलें, फ्रियोन 112 की संरचना कैसी, सूत्र क्या होगा। ठीक है भैया, जब भी ऐसा नाम आए 112, 114, 211, 222 कुछ भी, इसमें फ्रियोन का फॉर्मूला
ये जो पहली संख्या होती है वो कार्बन को प्रदर्शित करती है, जितना भी अंक लिखा हो उससे एक ज्यादा कर दो कार्बन, तो 1 लिखा हुआ है तो कार्बन 2 कर दो। ये जो संख्या है ये कार्बन को, ये हाइड्रोजन को दर्शाती है। इसमें तो 1 प्लस करना है, इसमें 1 माइनस करना है। इसमें प्लस 1 कर दिया, 1 की जगह 2, 1 था, 1 भी माइनस कर तो 0, यानी 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। ये संख्या जो होती है फ्लोरीन को दर्शाती है। जितनी है उतने लिख दो, 2F है तो 2F लिख दो, इस पर 4 हो तो 4 लिख देते। और बाकी जब कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे वो करेंगे Cl से। तो कार्बन की वैलेंसी इसकी 3 हो रही है तो 1 Cl यहाँ, इसकी A की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो 3 Cl यहाँ। अब देखो C तो कितने हो गए बेटा 2, ये रहे। F कितने हो गए 2, और Cl कितने 1 2 3 4, Cl हो गए 4। C2F2Cl4 ये कहां दिख रहा है आपको, ये रहा C2F2, ये सही है, सी आंसर। तो फ्रियोन 112 का फॉर्मूला होगा ये C2F2Cl4। इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई सा भी चाहे से फॉर्मूला हो। पहली संख्या कार्बन को दर्शाती है, हाइड्रोजन को, फिर फ्लोरीन को। एरोमेटिक यौगिकों में प्रतिस्थापन कैसा होता है? एरोमेटिक यौगिकों में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होता है। कौन सा प्रतिस्थापन होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फिक्स है ये। प्रतिस्थापन दो होते हैं, नाभिक्स नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं। एलिफेटिक यौगिकों में नाभिक्स नहीं और एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक मतलब बेंजीन वाले, जिनमें भी बेंजीन रिंग आ जाती है उनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन पाया जाता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सेकंड जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। 2017 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। 15, 16, 17 3 पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। इन पेपर्स को देखें, पढ़ें, वापस बार बार देखें। हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट जो पेपर हो रहा है 2020 में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं, और मिलेंगे ही। अभी हम 2 पेपर और सॉल्व करेंगे 2018 और 2019 के। उन पेपर को भी अब अगली वीडियो में सोल्व करके आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको तुरंत वीडियो अपलोड होते नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर अगले वीडियो में आपके पास हाजिर होता हूं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।